Hello, dear students of class 12th. So, today we are here in this online class to start the very first chapter of our textbook, that is Relations and Functions. Though it's the very first chapter of our textbook, but this is the last chapter of our syllabus. With this, our syllabus shall be over, and the very first chapter is Relations and Functions. Okay, in this chapter we will be studying in detail about the relations and functions. And since, let me tell you that this topic you have studied little bit in your 11th standard also, that domain, range, codomain, like that. So now there are several exercises in this chapter. The very first exercise, that is exercise 1.1, is based upon the topic relations. Okay, अब देखिए इसमें रिलेशन के हमें क्या क्या प्रॉपर्टी स्टडी करनी है. अ रिलेशन आर इन अ सेट ए. कोई भी रिलेशन अगर आपका आर है जो किस सेट से बना हुआ है, ए सेट से बना हुआ है. सेट आप पढ़ते हैं अ वेल डिफाइंड और अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, ठीक है ना. अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इज नॉन एज सेट. कोई भी नंबर्स अगर कोई गिवन है, ठीक है, एलिमेंट्स गिवन है, ऑब्जेक्ट्स गिवन है, तो वो क्या हो जाता है, सेट. अगर किसी भी ए सेट में से अगर आपने रिलेशन आर डिराइव किया हुआ है, तो दैट आर रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए, कोई ये दो एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा ए, सॉरी सेम एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, वेयर सच द फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है. दिस साइन इज टोल्ड एज बिलोंग, सॉरी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है. अगर ए आपका ए सेट को बिलोंग करता है, तो ए कॉमा ए एलिमेंट अगर आर रिलेशन को बिलोंग करेगा, तभी वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव. सेकेंड वन इज सिमेट्रिक. if a1 a2 belongs to r implies that a2 comma a1 should also belongs to r. अगर कोई a1 a2 दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, a1 a2 कोई एक एलिमेंट है जो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, तो a2 a1 भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए. फॉर ऑल a1 a2 बिलोंग्स टू a. इफ इट इज सो, देन द रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक. And third, a relation is said to be transitive if a1 a2 belongs to r and a2 a3 belongs to r, then a1 and a3 should also belongs to r, ठीक है. फॉर ऑल a1 a2 a3 belongs to a. ये क्या है, जिस सेट में से आपका रिलेशन r डिफाइन किया गया है, ठीक है. तो ये होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. अब देखिए, अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, that means if it is reflexive, symmetric as well as transitive, then relation is called as equivalence relation, ठीक है. अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 as r is equals to, रिलेशन आर है बिटवीन ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. आपका रिलेशन गिवन है, ठीक है, ए कॉमा बी वेयर बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, ठीक है. तो सिर्फ इस एलिमेंट से अब आपने रिलेशन बनाना है. अगर ए की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो बी कितना हो जाएगा, ए प्लस 1, 1 प्लस 1 2. अगर ए की वैल्यू 2 है, तो बी कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, ठीक है. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारा ए और बी दोनों एलिमेंट्स है वो किसको बिलोंग करते हैं, इस ए सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है. हमने इस ए सेट से हमने रिलेशन आर बनाया, तो बेशक ए आपका 6 हो सकता है, लेकिन बी आपका 7 हो जाएगा जो ए को बिलोंग नहीं करता, ठीक है. तो ये आपका आर रिलेशन हो गया. अब आपने चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए दोनों किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 जो आर को बिलोंग करे, ठीक है. दिस ऑल डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर 1, 2 आर को बिलोंग कर रहा है, तो 2, 1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए. तो 1, 2 तो आर में आ रहा है, लेकिन 2, 1 आर को बिलोंग नहीं करता, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव क्या है, अगर मान लीजिए 1, 2 आर को बिलोंग करता है और 2, 3 आर को बिलोंग करता है, तो 1, 3 भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए. लेकिन वो इस क्वेश्चन में बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन को, ये एलिमेंट रिलेशन में नहीं है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव. हेंस यू कैन से आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है. Let us do another question. Question number 14. This question is very important, friends. This has come several times in the previous year. Let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equals to
L1 कॉमा L2 मतलब रिलेशन है L1 और L2 के बीच में, वो क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2, दैट इज L1 पैरेलल टू L2, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूव करना है कि R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। So our relation है between L1 and L2 such that L1 is parallel to L2। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि मान लीजिए अगर हम L1 की बात करें तो L1 कॉमा L1 किसको बिलोंग करना चाहिए, R को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव एज एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन हो स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन अपने खुद की ही क्या होती है, पैरेलल होती ही होती है। ये एक थ्योरम है या फिर रूल है, ठीक है। ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो वी कैन से L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। अगर ये कंडीशन है तो दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है कि अगर L1 L2 को बिलोंग करता R को, सॉरी L1 L2 R को बिलोंग करता है, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 L2 के पैरेलल हो जाएगा। सो मान लीजिए कोई भी दो लाइंस हैं L1 और L2, ठीक है, L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 भी क्या हो जाएगा, L1 के पैरेलल। इफ L1 is parallel to L2, that implies that L2 is parallel to L1, that means L2 comma L1 will also belongs to R। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो यू कैन से R is symmetric, ठीक है। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। लेट L1 कॉमा L2 एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। तीन लाइन्स अब अगर मान लीजिए यहाँ पे L1 L2 L3, तो L1 L2 R को बिलोंग करता है तो मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, L2 L3 R को बिलोंग करता है तो मतलब L2 इज पैरेलल टू L3, कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है ट्रांजिटिव में कि अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, L1 इज पैरेलल टू L3। क्या है कि अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो ये दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। दैट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L3, दैट इज L1 कॉमा L3 विल आल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है L1 L2 को बिलोंग R को, सॉरी L1 L2 R को बिलोंग करता है, L2 L3 R को बिलोंग करता है और L1 L3 भी अगर R को बिलोंग करता है तो R इज ट्रांजिटिव। सिंस R is reflexive, symmetric as well as transitive, hence you can say that R is an equivalence relation, ठीक है जी। So now come to our next exercise that is based upon functions, okay। Exercise 1.3, 1.2 में से कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, so I am leaving that exercise, neither you have to do in your notebook also। Exercise 1.3, question number 3, that's very very important question। I have also put 1 star on in this question। This question has come, this question often comes, means every year this question comes in boards, so this question is expected this year also in 2021। So question is find GOF and FOG, GOF and FOG if f of x, दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट एक सीरीज में आ जाता है, दूसरा पार्ट दूसरे सीरीज में आ जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में क्या, f of x आपको गिवन है मॉड x एंड g of x आपको गिवन है मॉड ऑफ 5x माइनस 2, और आपको क्या बोल रहे हैं GOF फाइंड करने के लिए और FOG। GOF का दिस O स्टैंड्स फॉर ऑफ, दिस O स्टैंड्स फॉर ऑफ, तो इसको मतलब है G ऑफ F, तो G ऑफ मतलब ब्रैकेट में F लिखना है, ठीक है। तो मतलब G में जहाँ कहीं भी x है वहाँ x की जगह क्या पुट करना है, आपने f पुट करना है। फंक्शन क्या होता है, g ऑफ x। अब x की जगह यहाँ पे क्या आ गया, f आ गया, मतलब इस फंक्शन में जहाँ कहीं भी x आ रहा है x की जगह आपने क्या पुट करना है, ये फंक्शन पुट करना है, f की वैल्यू पुट करनी है। तो मॉड ऑफ 5 x की जगह क्या आ जाएगा, f क्या है मॉड x, तो x की जगह क्या आ गया मॉड x माइनस 2, मॉड एज इट इज, ठीक है। FOG मतलब f ऑफ g, f के ब्रैकेट में g, मतलब f में जहाँ कहीं भी x आ रहा है वहाँ पे पूरी जगह क्या आ जाएगी, g की वैल्यू, g की वैल्यू, ठीक है ना। ये g ऑफ x मतलब g की वैल्यू है, f ऑफ x मतलब ये f की वैल्यू है। तो मॉड x की जगह क्या आ जाएगा, पूरी वैल्यू, तो मॉड f ऑफ x माइनस 2, दो बार मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल टाइम्स मॉड काफ़ी है, तो आंसर इज मॉड ऑफ 5x माइनस 2। सेकेंड पार्ट इज f ऑफ x इज 8x क्यूब एंड g ऑफ x इज x रेज़ टू पावर 1/3। तो g ओ f का मतलब है g ऑफ f की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करें 8x क्यूब तो मतलब हो जाएगा g ऑफ 8x क्यूब, मतलब g में जहाँ कहीं भी x है x की जगह क्या पुट कर दीजिए 8x क्यूब, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा 8x क्यूब ब्रैकेट में पुट कीजिएगा और बाहर क्या है पावर 1/3। अगर 1/3 पावर एलिमिनेट करना है तो पूरे की पावर 3 होनी चाहिए, तो 8 को आप कैसे लिख सकते हो 2 का क्यूब, ना 2 का भी क्यूब x का भी क्यूब है तो 2x का होल क्यूब, 3 और 3 पावर एलिमिनेट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, बचेगा आंसर सिर्फ 2x। नॉ FOG मतलब f ऑफ g की वैल्यू क्या है x की पावर 1/3, तो आपने क्या फाइंड करना है f ऑफ x की पावर 1/3, मतलब f में जहाँ कहीं भी x है x की जगह क्या पुट कर दीजिए x की पावर 1/3, तो जब x की जगह आप x की पावर 1/3 पुट करेंगे ब्रैकेट में तो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 8x।
Okay, let us do another question. Question number 7. Consider f be such that from r to r given by f of x is equals to 4x plus 3. Show that f is invertible. Find the inverse of f. ठीक है ना. ये फंक्शन आपको गिवन है फ्रॉम आर टू आर. आर टू आर का मतलब क्या है कि आर आप ये चीज़ होती है, ये होता है डोमेन, ये होता है फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, डोमेन से रेंज. ठीक है, कोई भी रिलेशन है फंक्शन हो कहाँ से कहाँ डिफाइन किया जाता है, डोमेन से रेंज में. तो ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है, और ये यहाँ पे आर क्या शो करता है, रियल नंबर्स. ठीक है, तो डोमेन भी रियल नंबर्स है और रेंज भी रियल नंबर्स है. फंक्शन आपके गिवन है 4x प्लस 3. सो मतलब डोमेन डी ऑफ एफ मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, आर एफ मतलब रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या है, दोनों क्या है, आर आपको गिवन है रियल नंबर सेट. प्रूव करना है कि एफ इन्वर्टिबल है. सिर्फ एफ अगर इन्वर्टिबल को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, जैसे रिलेशन के लिए भी 3 थी. तो एफ के लिए अगर इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो इसके लिए दो कंडीशंस है कि एफ 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए. 1 को कहते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू को कहते हैं सर्जेक्टिव. ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इन्वर्टिबल के लिए. इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन में बोला गया है. तो 1 के लिए क्या है कि लेट x1 कॉम x2 बिलोंग्स टू r. r क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन. सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2. मतलब इसमें एक कंडीशन लेके चलेंगे, कंसिडर करके चलेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2. ये स्टैंडर्ड है. ठीक है, 1 के लिए कि f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, तो x1 भी किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के इक्वल होना चाहिए. तो हम ये प्रूव करेंगे. तो बस f ऑफ x1 मतलब f ऑफ x में x की जगह x1 पुट कर दीजिए, और यहाँ पे f ऑफ x की जगह f ऑफ f फंक्शन में x की जगह x2 पुट कर दीजिए. 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4x1 इज इक्वल्स टू 4x2. सिंपल सिंप्लीफिकेशन है. 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x1 इज इक्वल्स टू x2. देयरफॉर यू कैन से दैट f इज 1 ठीक है, तो फंक्शन 1 हो गया. अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे. ऑन टू के लिए क्या है स्टूडेंट्स, लेट y, कोई भी एक y आप वैल्यू एज्यूम करेंगे. ठीक है, जो किसको बिलोंग करना चाहिए, रेंज ऑफ द फंक्शन को, जो आर रियल नंबर सेट है. और यहाँ पे y क्या होता है, एफ एक्स के इक्वल होता है. y क्या होता है, इक्वल्स टू एफ एक्स. फंक्शन की वैल्यू पुट कर दीजिए. अब इस कंडीशन से आपने x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो 3 राइट लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, माइनस में हो जाएगा, 4 अपॉन में आ जाएगा. तो y माइनस 3 अपॉन 4 क्या हो गया, x. ये किसको बिलोंग करेगा, r को. हमने पहले ही कहा है. ठीक है, सॉरी x जो है, ठीक है, x किसको बिलोंग करता है, डोमेन ऑफ फंक्शन को, r को. ठीक है, तो ये r को बिलोंग करेगा. तो आपने लाइन लिखनी है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट y ऑफ r देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट. एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो x की वैल्यू है क्या, y माइनस 3 अपॉन 4 ऑफ r. सच दैट देखो सिर्फ हमने कंडीशन क्या मान के चले थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई. एक्स की वैल्यू क्या आई है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए. तो एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट कर दिया आपने जो निकाली थी, वाई माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू वाई. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन आती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ आपका क्या फंक्शन क्या ऑन टू है. तो फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. सो नाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ, इन्वर्स फाइंड करने का क्या मेथड है, जो आप कंडीशन मान के चले थे ना, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये फिर से लिख लीजिए. x की वैल्यू पुट कर दो, y माइनस 3 अपॉन 4 यहाँ पे. बस अब f को कहाँ ले जाइए, राइट हैंड साइड. f राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, f इन्वर्स. तो क्या बन गया, f इन्वर्स y इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 4. ये आपका आंसर है. अगर आप चाहें तो इस पूरे y की वेरिएबल के जो x की टर्म्स में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, सॉरी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका x की टर्म्स में था. तो f इन्वर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 4, दैट्स योर इन f इन्वर्स. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने आप लोग को यहाँ पे सॉल्व कर रखा है. ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है. फंक्शन आपका r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स इसका डोमेन है, और रेंज इसकी क्या है, -5 टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी. फंक्शन आपको गिवन है 9x² प्लस 6x माइनस 5, और आपको प्रूव करना है कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है विद एफ इनवर्स y इज इक्वल्स टू दिस. ठीक है, तो उसके लिए आपको वन इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए. तो 1 करेंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे, ऑन टू हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना, कि आपका क्या फंक्शन 1 भी और ऑन टू भी है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, फिर आप उसका इन्वर्स निकाल के दिखा देंगे. ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. विद दिस आवर चैप्टर नंबर 1 इज ओवर. ठीक है, you can try some more questions of this exercise 1.1 and 1.3. Remaining exercise no need to do in your rough notebook or in your fair notebook. Only these exercises are important. Okay, so with this your first chapter is over. Complete this chapter in your fair notebooks. Okay, so thank you and have a nice day.